हेलो। ठीक है। तो पहले कहाँ तक कंप्लीट हो गया है सिलेबस? स्टार्टिंग से करना है। इस चैप्टर को छोड़ के सेकंड से करना है। ठीक है। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इसमें सबसे मतलब टॉपिक्स में देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले आएगा कि रेस्ट क्या होगा, उसके बाद मोशन क्या होगा, फिर मोशन का कितना टाइप्स होता है। तो इससे पढ़े थे हम लोग, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद फिर डायरेक्शन के आधार पे हम लोग इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, फिर टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, फिर थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग रेस्ट में या फिर मोशन में है? रेस्ट में या मोशन में? हाँ, सबसे पहले क्या करना होगा, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा और उसके रेस्पेक्ट में बताना होगा कि हम लोग रेस्ट में है या फिर मोशन में है। सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग अभी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन बाकी जो अदर प्लैनेट्स है जैसे सन हो गया या स्टार्स हो गया, तो चूंकि हम लोग का अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है, तो बाकी प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में है। जैसे मूविंग ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग ट्रेन के अंदर में होंगे और ट्रेन मूव कर रहा होगा, तो पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। लेकिन जब सराउंडिंग मतलब ट्रेन के बाहर जब देखेंगे हम लोग, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में होते हैं। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता, या कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में कभी भी नहीं होता। ये रिलेटिव टर्म्स होता है कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर मोशन में होगा। इसके बाद मतलब प्लेन कितने टाइप्स का होता है? प्लेन का मतलब सरफेस कितने टाइप्स का होता है? मैथ्स में ही बताया गया होगा ना कि कितने टाइप्स का प्लेन हम लोग स्टडी करते हैं, और उसका आगे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं उस पर। हाँ, जो मतलब जो 11 12 पढ़ चुका है उन लोग का पूछ रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, एक होता है टू डायमेंशनल मोशन, और एक होता है तुम्हारा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये प्लेन के आधार पर डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे कोऑर्डिनेट मैथ्स में हम लोग कितना पढ़ते हैं, कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल होता है? तीन कोऑर्डिनेट्स होता है। पहला हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और तीसरा हो गया तुम्हारा जेड कोऑर्डिनेट्स। तो जो प्लेन एक्स और वाई के मिलने से बनेगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये जो ब्रेथ है इसका ये वाई कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम लोग, और इसका जो हाइट है इसको क्या मान लिए हम लोग, जेड कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो सरफेस जिस पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं ये कौन से कोऑर्डिनेट से बना हुआ है तुम्हारा, एक्स और वाई से बना हुआ है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन। ठीक है। और साथ में इसके पैरेलल जो भी प्लेन्स होगा, जैसे ये छत हो गया या इसके नीचे वाला जो फ्लोर हो गया, तो इसके पैरेलल जो भी सर्फेसेज होगा वो सब किस में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। अब जैसे ये हम लोग वाई कंसीडर किए थे ना, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड है। तो वाई और जेड के मिलने से जो प्लेन बना, इसको बोलते हैं हम लोग वाई जेड प्लेन। ठीक है। जो स्मार्ट बोर्ड जो है तुम्हारा, ये कौन से प्लेन में लाई करेगा, वाई जेड प्लेन में करेगा। अब ये है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये है तुम्हारा जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स और जेड के कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। तो टोटल कितने टाइप्स का हम लोग प्लेन स्टडी करते हैं? प्लेन मतलब सरफेस जो तीन पॉसिबल होता है। पहला हो गया एक्स वाई प्लेन, दूसरा हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, और तीसरा हो जाता है वाई जेड प्लेन। ठीक है। तो उसी के आधार पे हम लोग मोशन को भी डिफाइन करते हैं। जब किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, या तो वो सीधा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करेगा, या एलोंग वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करेगा, या तो उसका मोशन सिर्फ जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो वो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन।
अभी एग्जांपल भी लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ना चलकर वो जिगजैग पाथ पे मूव करे। जिगजैग का मतलब क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा पाथ, है ना। तो जब जिगजैग पाथ पे कोई भी बॉडी मोशन करेगा तो वहाँ पे जो उसका मोशन होता है वो कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि उसके पोजीशंस को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगा। तो जब सिंगल कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ा तो वन डी मोशन हो गया, जब दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगा तो टू डी मोशन हो जाएगा, और जब तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे एरोप्लेन का मोशन शो करना है, तो लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ उसके पास हाइट भी होगा, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, थ्री डी मोशंस हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में ये डिफरेंस होता है। जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो किस टाइप का मोशन शो करेगा, थ्री डी, वो स्ट्रेट लाइन होगा ना, जैसे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होगा सिर्फ ग्रेविटी के चलते होगा, मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो सीधा एक ही एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगा उसके मोशन को बताने के लिए। तो जो फ्री फॉल वाला मोशन होगा वो कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। अब जैसे कार का मोशन हो गया, है ना, कार, तो जब कार ट्रैवल करेगा तो हमेशा सीधा तो चल नहीं सकता वो, है ना। तो उसके मोशंस को बताने के लिए टू डायमेंशनल मोशन का हम लोग यूज करते हैं। और जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, या एरोप्लेन का जो मोशन हो गया, या काइट का जो मोशन हो गया, ये सब किस में आता है तुम्हारा, थ्री डी मोशंस में आता है। तो इसके अलावा भी मोशन का दो टाइप्स बताया गया होगा, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मतलब इक्वल टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले एक सेकंड में फिर से 5 गया, उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि टाइम तो इक्वल रखेंगे हम लोग, बट सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज वो कवर करेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर गया, फिर अगला जो सेकंड है उसमें वो 7 मीटर चला गया, उसके नेक्स्ट सेकंड में वो 15 मीटर डिस्टेंस गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट। इसके बाद आता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब लिखना भी है ना तुम लोग को, नोट्स भी करना है, इसको अभी लिखवा भी देंगे। तो अभी ये स्टार्टिंग जो इसका पोर्शन है ना वो थियोरेटिकल है तुम्हारा, है ना। ये क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा, है ना, फिर क्लास 11th में भी पढ़ते हैं हम लोग ये चैप्टर को, और फिर अभी यहाँ भी सिलेबस में आता है। तो इसके बाद आता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे बस का लेंथ कितना होता है, ऑलमोस्ट बस का लेंथ कितना होता होगा, 10 मीटर 15 मीटर इस टाइप से होगा। और वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑलमोस्ट कितना हो सकता है, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो बस का जो लेंथ है उसके कंपेरिजन में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बस को क्या मान लेते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो बस को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ट्रेन को भी हम लोग क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इवन अर्थ को भी, चूँकि अर्थ का जो साइज है उसके कंपेरिजन में वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो अर्थ को भी जब स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान के चलेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, इसके पहले फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से पता है ना सबको। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, ये फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ना था, है ना। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग, ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। जैसे इस रूम का जो लेंथ है इसको नाप सकते हैं हम लोग, और नंबर और यूनिट के टर्म्स में लिख भी सकते हैं हम लोग कि इस रूम का जो लेंथ है वो क्या है। जैसे 10 मीटर, तो 10 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और मीटर जो होता है वो लेंथ का यूनिट हो गया। उसके बाद जैसे मास किसी ऑब्जेक्ट का, तो 7 kg, तो मास क्या हो गया तुम्हारा, फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। तो अब जैसे वहाँ पे दोनों मेजरमेंट के लिए दोनों चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, नंबर भी होना चाहिए और साथ में यूनिट भी होना चाहिए।
दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? जब नंबर और यूनिट कंबाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया नंबर प्लस यूनिट। चूँकि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं तो उसमें दो, ऐसे तो तीन टाइप्स होता है, लेकिन सिलेबस में दो ही है तुम्हारा। एक होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और एक और होता है टेंसर, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो ट्वेल्थ के बाद पढ़ाया जाता है। तो स्केलर में क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया नंबर और यूनिट, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना, डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 7 मीटर, तो 7 मीटर को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया गया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके बाद डायरेक्शन भी होगा, और तीसरा कंडीशन भी होगा जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। तो अगर तीन है तभी वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट किस में आता है? स्केलर में आएगा या वेक्टर में आएगा? क्यों, उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी होगा, है ना, डायरेक्शन बताते हैं ना हमेशा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे 7 एम्पियर या 2 एम्पियर कुछ भी। बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करेगा। सिंपल, जैसे एक करंट इधर से आया 2 एम्पियर का, फिर इधर से आया 3 एम्पियर का, किरचॉफ रूल पढ़ा होगा ना वहाँ पे। तो इधर टोटल करंट कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 एम्पियर। तो वहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता वो, इसीलिए वो किस में आ जाता है? स्केलर में, चूँकि हम लोग दो ही पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद वेक्टर्स में कौन कौन सा हो जाएगा? फोर्स हो गया, उसके बाद मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये सब किस में आता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, डिस्टेंस पढ़ रहे थे ना हम लोग, चूँकि वो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे, इसलिए बताए। तो डिस्टेंस जो होता है वो, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? तो जिस भी रास्ते से जाएंगे हम लोग, जैसे पॉइंट ए से बी जाने के लिए जिस भी पाथ को फॉलो करेंगे हम लोग, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं होता कि वो किस रास्ते से होके जा रहा है ना, दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। उसके बाद डिस्टेंस में क्या होगा? डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, दो केस हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा? या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सिंपल एल, एल बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का भी एल ही होगा, और दोनों का ऐसा यूनिट सेम होगा, मीटर बोल सकते हैं हम लोग। और सी जी एस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, ठीक है। और एम के एस में क्या होता है? चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हैं ना हम लोग। पहला होता है सी जी एस, उसके बाद आता है एफ पी एस, उसके बाद आता है एम के एस, और फिर आता है तुम्हारा एस आई, है ना। तो सी जी एस का मतलब क्या हुआ? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से क्या होता है? सेकेंड। तो वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, वो भी रिवाइज हो जाएगा ना थोड़ा। तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। फिर मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। उसके बाद सेकेंड में क्या था? एफ पी एस, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो फुट में क्या होता है? एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंचेज। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 15 नहीं होता ना। 1 फुट में 12 इंच हो गया, और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में जैसे हाइट ही निकालना है किसी का, मान लो 6 फीट का है, तो फिर जैसे 1 फुट बोलेंगे और 1 से ज़्यादा होता है तो फीट बोलते हैं।
तो 6 फीट का है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसको सेंटीमीटर में निकालना है तो पहले 6 × 12 इंच में आ गया, उसके बाद इंटू 2.54 कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आता है पाउंड। जैसे केक को बोलते हैं ना कि 1 पाउंड का है या फिर 2 पाउंड का है, तो केक 1 पाउंड में कितना केजी होता है, 4, ऑलमोस्ट 456 ऐसे करके लिखता है ना। तो 0.456 केजी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 पाउंड में। तो फुट हो गया, पाउंड हो गया और सेकेंड हो गया, टाइम का यूनिट हो गया वो। तो जितना भी है चारों में सेकेंड ही रहेगा, टाइम का यूनिट हमेशा सेकेंड में रहेगा, सिर्फ मास का और लेंथ का चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है तुम्हारा, CGS हो गया, FPS हो गया, उसके बाद MKS आता है। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड हो गया। और लास्ट में आता है SI, जिसमें हम लोग 7 पढ़ते हैं, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसमें कौन कौन सा होगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल है, सभी का यूनिट याद रखना है ना। लेंथ का हमेशा क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर, मास को हमेशा किलोग्राम में, टाइम को हमेशा सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और एक टेम्परेचर बचा उसका केल्विन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तो ये क्लियर हो गया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका एग्जांपल के साथ बताना होगा कि डिस्टेंस बड़ा कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं इसको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा स्पीड। अभी बोर्ड पे भी कर देंगे सारा कुछ, है ना। तो स्पीड में कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में उसका पोजीशन कितना से चेंज कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होगा कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब स्पीड का कितने टाइप्स का होता है बताओ, स्पीड 4 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होगा। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद आता है एवरेज स्पीड, और लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, ठीक है। और एवरेज में क्या डिफरेंस है, एवरेज स्पीड में क्या लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से जमशेदपुर जाना है, ठीक है, और अगर रास्ते में रुक गए हम लोग 10-15 मिनट के लिए, तो वो टाइम काउंट होगा या फिर नहीं होगा, होगा। सभी मतलब यहाँ से जब मोशन स्टार्ट किए थे हम लोग, और जब तक पहुँच नहीं जाते हम लोग वहाँ तक, तब तक का टाइम वहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो भी हम लोग स्पीड निकालते हैं वो एक्चुअल में एवरेज स्पीड ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, या तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछेगा, ठीक है, या किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे पूछेगा। जैसे बोल देगा 11:02:03 पे स्पीड क्या था, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछा गया। या फिर इस बिल्डिंग के सामने स्पीड क्या था, तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे पूछा गया तुमसे। तो जब भी एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए या किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे जो स्पीड पूछा जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आता है तुम्हारा, देखो स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, तो याद नहीं करना है ये सब। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT-1। मास जीरो है, मतलब मास में इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन पढ़ना है तुम लोग का, सिलेबस में है। तो NCERT का बुक होगा सभी के पास,
तो उसमें 1 से, नए वाले बुक से 1 से लेकर 74 तक ही आता है, उसके बाद वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है पार्ट 1 में, है ना। तो 1 से लेकर 74 तक जो फॉर्मूला है वो याद करना है। स्टार्ट वहाँ से करेगा, एरिया का, उसके बाद वॉल्यूम का, उसके बाद आगे जैसे जैसे स्पीड का, वेलोसिटी का, तो उससे क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स का बनता है डायमेंशन से, तो वो करना है तुमको। मतलब हो गया या फिर करवाना पड़ेगा उसको? हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, ऐसे हम पूछ रहे हैं। टेंशन का डायमेंशन, नहीं, टेंशन जो स्ट्रिंग में लगता है फोर्स, जो फोर्स का होता है वही टेंशन का भी होगा, टेंशन भी तो फोर्स ही है ना तुम्हारा। तो MLT-2 हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो डायमेंशन लेस। एंगल भी डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है, जब वो उसका टेम्परेचर क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो ये जो अभी पूछे थे ये सब क्या है तुम्हारा, डायमेंशन लेस है, तो सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट उसमें आता है, जैसे कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जैसे स्ट्रेस हो गया और प्रेशर हो गया, दोनों का सेम होता है ना तुम्हारा। उसके बाद स्ट्रेन का क्या होता है, डायमेंशन लेस। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो स्ट्रेन का ही टाइप्स हो गया ना तुम्हारा, तो वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले जरूरी है, अगर फॉर्मूले याद है फिर डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूले याद कर लेना, उसमें फिर तीनों एप्लीकेशन से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन होता है अलग अलग टाइप्स का वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूरा अच्छे से हो गया कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर क्वेश्चन दे देंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, कहाँ पे, इन वैक्यूम। मतलब एक साल में लाइट जो है वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 लाइट ईयर। और ये होता है 9.467 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, ठीक है। 9.467 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, ये पूछ सकते हैं ना सिलेबस में है तुम्हारा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, अभी तो सब लिखवा भी देंगे, है ना। अभी तो हम मोशन पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ जान रहे हैं कि क्या कंप्लीट है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना डिस्टेंस होता है, 1.496 इंटू 10 का पावर 11 होता है मीटर। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। ये सब याद रखना होगा। 1 पार्सेक में कितना होगा, 1 पार्सेक में कितना होगा, 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, ठीक है। ये होता है 1 पार्सेक में। लाइट का एक्चुअल स्पीड कितना होता है, वो तो राउंड अप करके आता है ना, 3 इंटू 10 का पावर 8, उसका एक्चुअल स्पीड कितना होता है,
एक्चुअल स्पीड कितना होता है बताओ? 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, ये होता है एक्चुअल स्पीड। ठीक है ये, और यहाँ से आता है वो वैल्यू, देखो कितना यहाँ पे जब डेसिमल लगाएंगे तो कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो 2.99, जैसे ही डेसिमल लगाए तो यहाँ पे क्या होगा, कितने डिजिट्स के बाद लगाए हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁸ ठीक है। और इसी को राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ से ये आता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग 1 मीटर को डिफाइन करते हैं। मतलब जितना भी यूनिट्स पढ़े हैं ना हम लोग, कि लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो यहीं से तो बना है तुम्हारा। 1 मीटर को कौन डिफाइन करेगा, जो भी लेंथ बनाया गया ना, या जो भी यूनिट्स है उसका ना प्रॉपर डेफिनेशन होता है सभी का, सातों का। तो 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग बताओ? जैसे क्वेश्चन अराइज होता होगा ना कि 1 मीटर को इतना ही लेंथ क्यों माना गया था, है ना, उससे ज़्यादा भी तो ले सकते थे हम लोग, या उससे कम भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, उतना ही क्यों लिया गया 1 मीटर को? ठीक है, तो उसका प्रॉपर रीजन्स है, सभी का प्रॉपर क्या है तुम्हारा डेफिनेशन है। मास का भी, मतलब केजी का भी है, केल्विन का भी है, एम्पियर का भी है, सभी का है। तो यहाँ पे बताओ कि ये लाइट का एक्चुअल स्पीड है कितना, 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। तो 1 को डिवाइड कर देना किससे, 299, 792, 458, इससे तुम डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा बताओ, ये कुछ आएगा वैल्यू यहाँ पे 0.00 करके आएगा, और ये कुछ सेकेंड आएगा यहाँ पे फिर लास्ट में। तो इतना टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा, समझ में आ गया, बहुत छोटा टाइम हो गया ना ये, तो इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को बोलते हैं 1 मीटर। समझ में आया? तो ये होता है सभी का, केजी का भी होगा, एम्पियर का भी होगा। मतलब सिर्फ बता रहे थे कि जो भी यूनिट्स बनाया गया है सभी वेल डिफाइंड है, सभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और क्या क्या होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो वापस से उसको हम लोग बना सके हम लोग, मतलब ईजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। उसके बाद ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए वो। तो ये सब यूनिट्स का फीचर्स होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे मान लो 2 पॉइंट्स ले लो यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस जान रहे थे क्या क्या कंप्लीट है तुम्हारा वहाँ पे, नहीं होगा तो फिर इसका नोट्स दे देंगे अलग से। ठीक है, तो अब वापस से चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग, अब इसी में रहेंगे। तो अभी हम लोग डिस्टेंस जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो एक ये हो गया पाथ, दूसरा ये पाथ हो गया, और एक ये वाला पाथ हो गया। ये पॉइंट्स को क्या बोल दिए हम लोग, ए बोल दिए, और इस पॉइंट को क्या बोल दिए, बी बोल दिए हम लोग। ठीक है, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना मान लें हम लोग, कितना ले ले बताओ, 5 मीटर। इसको कितना मान लें हम लोग, कुछ भी ले लो, 15 ले लो या जो भी, और इसको 12 ले लो, है ना, ऐसे ले लो। ठीक है, तो जब हम लोग ये पाथ नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, ये पाथ नंबर कौन सा हो गया, 2 हो जाएगा, और ये पाथ नंबर 3 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट पाथ को फॉलो करके ए से बी जाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर ही होगा। ठीक है, अब सेकेंड वाले पाथ से हम लोग जा रहे हैं ए से बी, सेकेंड पाथ से होगा, तो जब सेकेंड वाले पाथ से जाएंगे हम लोग तो डिस्टेंस कितना होगा, 12 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को
इससे मतलब नहीं होता है कि वो किस पाथ से जा रहा है ना। जो सबसे छोटा पाथ होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो तीनों ही कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। बट तीनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो जो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से क्या हुआ, रिटर्न हो गया, है ना। जो फर्स्ट पाथ से गया था वो उधर से ही वापस हो गया, जो सेकंड से गया वो सेकंड से ही वापस हो गया, और जो थर्ड से गया वो थर्ड से ही क्या हुआ, वापस हो गया। तो फर्स्ट वाले का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 10 मीटर हो गया। सेकेंड वाले का 24 हो जाएगा, और थर्ड वाले का 30 हो जाएगा। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब मान लो फिर यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट सी की तरफ चला गया यहाँ पे, और सी, ए से सी का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 8 मीटर है। ठीक है। तो अब ए का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल जो डायरेक्शन था उसका ट्रेवल का, अब वो उसका उल्टा डायरेक्शन में है। मतलब ये ओरिजिन हो गया ना तुम्हारा। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे हम लोग तो ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, तो इधर वाला जो भी होगा वो प्लस, और इस साइड जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस में। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पहले प्लस भी आया, फिर 0 हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, माइनस में भी आ गया। बट डिस्टेंस हमेशा क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है, ये हमेशा ऐड होता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पीड में पढ़े थे हम लोग, कितने टाइप्स का, 4 टाइप्स का। तो सभी का तो फॉर्मूला जैसे यूनिफॉर्म का पता है कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे अगर उसका हम लोग टेबल बनाए यहाँ पे, किस तरह से बनेगा, तो ऊपर में क्या ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग, डिस्टेंस, और नीचे में टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना ले लेंगे हम लोग, जैसे 5 मीटर लिए, टाइम कितना था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चला जाएगा, 10 मीटर, 3 सेकेंड में कितना चला जाएगा। तो देखो हर टाइम में क्या है, 5 5 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो 5/1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ भी ये 10/2 कितना आ जाएगा, 10/2, ये भी 5 आ गया स्पीड। और 15/3 कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे करते 12/2, यहाँ पे डिस्टेंस 12 कर दिए हम लोग, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये फिर हो जाएगा, पहले स्पीड था 5, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद 15 यहाँ पे करते हैं हम लोग 21, तो 21/3 कितना हो जाएगा, 7। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। एवरेज में क्या होता है, एवरेज का होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, जहाँ भी डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, दिसंबर तक कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम कब है, मई में एग्ज़ाम है, तो दिसंबर तक क्यों। तो इतना जल्दी पॉसिबल है अभी। ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन अच्छे से करवाएंगे ना तो हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ही तो करना है ना मेन तुमको। ठीक है। तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही तो सबसे ज़्यादा 11th में हम लोग यूज करते हैं ना, या तो इसको यूज करते हैं या फिर इसको यूज करते हैं। तो इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो v इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल एक्स बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी।
ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। v इक्वल्स टू लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट क्यों लगा हम लोग, डेल, देखो दो सिंबल है ना, ये डेल हो गया और ये डी है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब बड़ा चेंज होगा तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं हम लोग, और जब बहुत छोटा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा छोटा चेंज, तो हम लोग डी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइम जब बहुत छोटा कर देंगे तो एक्स में चेंज भी बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे टाइम ऑलमोस्ट जीरो कर दिए, पूरा जीरो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो। तो बहुत छोटे से टाइम में वो डिस्टेंस कितना जाएगा, बहुत कम जाएगा, तो इसलिए इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। जो कि जैसे जो व्हीकल्स का ऑडोमीटर है वो क्या मेजर करता है, ऑडोमीटर किसको मेजर करता है, वो डिस्टेंस को, और उसका जो स्पीडोमीटर होता है वो किसको मेजर करेगा, स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। तो वो कौन सा स्पीड को मेजर करेगा, चार पढ़े ना हम लोग टोटल, तो चारों में कौन सी स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस को मेजर करता है वो, क्योंकि हमेशा जैसे हम लोग स्पीड चेंज करते हैं वो तुरंत उसी स्पीड को शो करता है। तो जो स्पीडोमीटर है वो क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ पे क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को वो मेजर करेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्पीड के बारे में। बाकी तो इसका यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में जो आता है तुम्हारा वो आता है वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है तुम्हारा, वेलोसिटी। अभी हम लोग मोशन या स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी में और स्पीड में दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ लेंगे हम लोग तब वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम लोग दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका चार टाइप्स होगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा जो कि स्पीड का होता है, यानी मीटर पर सेकेंड। कितने टाइप्स का होता है ये भी चार टाइप्स का होगा। तो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट में आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जैसे इस वेलोसिटी अगर चेंज करना है किसी बॉडी का, तो कितना मेथड्स के द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज करना है तो क्या क्या मेथड्स है उसको चेंज करने का, कौन बताएगा। नहीं मतलब क्या करना होगा कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाए, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले या तो उसका स्पीड चेंज कर दो, या तो फिर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर दोनों को चेंज कर दो। तीनों ही कंडीशंस में बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा, है ना। तीन मैथड्स है, पहला क्या होगा, या तो उसका स्पीड चेंज कर दो, या फिर सेकंड में क्या था, डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज कर गया उसका, या तो फिर दोनों को चेंज कर दो, है ना। तो तीनों ही कंडीशंस में बोलेंगे कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज कर गया है तुम्हारा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म तो पता है कि तुम्हारा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में हो गया कि अगर उसका स्पीड चेंज कर जाए, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं हम लोग, या फिर दोनों चेंज हो जा रहा है, तो उस स्पीड या उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेज और डायरेक्शन चेंजेज और बोथ चेंजेज। स्पीड चेंज का मतलब क्या हुआ कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, तो सिर्फ स्पीड से मतलब नहीं है, उसको डायरेक्शन से भी मतलब होगा। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज कर जाता है। जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या पढ़े थे, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा ना सभी, तो सर्कुलर मोशन में क्या बताया गया था,
कि सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? देखो जैसे मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो पूछ दिया कि बताओ इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी किधर होगा, तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे किधर हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, और जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया ना सभी को। अब थर्ड में आता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल सा, वहाँ पे टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेम ही होगा, किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे जब पूछा जाए या किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे जब पूछा जाएगा तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला सेम ही होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा तो ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग। कैसे यूज करना है इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, हर जहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है ना सबसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इसके बाद जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम लोग से, जैसे ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे हम लोग इसको 4 इक्वल डिविजन्स में बांट दिए हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया तुम्हारा, ए हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी। यहाँ पे क्या हो गया, सी। यहाँ पे क्या हो गया, डी। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना मान लिए हम लोग, आर मान लिए। तो तुमको बताना है कि जब पहले ए से बी तक का डिस्टेंस बताना है तुमको, ए से बी तक का, फिर ए से सी तक का डिस्टेंस बताना है, फिर ए से डी तक का डिस्टेंस बताना है, फिर ए से लेकर ए तक का डिस्टेंस बताना है ना। साथ में चारों ही केस में डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। कितना हो जाएगा, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल जब पूरा करेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2πr, है ना। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जैसे ये इस तरह से मोशन को फॉलो कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो जब ए से वापस ए पे आएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये 4 इक्वल डिविजन्स है यहाँ पे, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 2πr/4, है ना। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, πr/2। आर का वैल्यू दिया होगा तो इसका पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक पार्ट का हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अगर यहाँ से यहाँ तक पूछा है तो 2πr का हाफ हो जाएगा ये, है ना, आधा डिस्टेंस हो जाएगा ना ये, तो सिर्फ πr बचेगा वहाँ पे। तो और यहाँ से यहाँ तक का पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ना, πr/2 एक का आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पार्ट का हो जाएगा, 3πr/2, ठीक है। अब ये तो हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी का, ठीक है, क्योंकि इसको तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब होगा ना, तो यहाँ से सीधा ज्वाइन कर देंगे हम लोग इस तरह से। तो ये जो है ना, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2r², यानी कितना हो जाएगा, √2 × r, ठीक है। इसके बाद ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी r + r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। उसके बाद ए से डी तक का बता दो, √2r, और फिर ए से ए तक का 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट किया था वापस
उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। पहले इतना लिखवा दे या फिर आगे बढ़ा दे, क्या करें? हुँ? क्या करना है? फिर छूट जाएगा ना, तो लिखवा देते हैं क्या, क्योंकि आगे तो चलता जाएगा ना फिर ये। फिर अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्पीड से रिलेटेड, फिर वेलोसिटी का बहुत सारा क्वेश्चंस है वो करना है तुमको। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा तुम्हारा टॉपिक एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का कितना टाइप्स होता है, उसका भी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। साथ में 2 और भी टाइप्स होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस टाइप से तो टॉपिक वाइज और साथ में उस टॉपिक का क्वेश्चन साथ में करते हुए चलो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बीच में जैसे हम दूसरे चैप्टर में घुसे थे तो वो सिर्फ जानना था कि तुम लोगों को क्या पता है, लेकिन ऐसे साथ में सीरियल नंबर से चलना है तुमको, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिख लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लिखो। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, रेस्ट। फास्ट में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लिखो, रेस्ट में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्या लाइव बंद करना है या फिर चलते रहेगा? चल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, थ्योरी है ना पूरा, तो बाकी तो डेरिवेशन तो बोर्ड पे ही लिखेंगे, है ना। ठीक, 1 मिनट, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है, ठीक ठीक। क्या हुआ? ये वाला? ठीक है, ठीक है, रेस्ट में देख लो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मोशन। इसका प्रॉपर नोट्स दे देंगे, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है या डेरिवेशन है वो तो ठीक है, बोर्ड पे करेंगे हम लोग, ठीक है। डेरिवेशन तो करना नहीं है, बट जल्दी में तुमको समझा देंगे वहाँ पे। मोशन में क्या हो जाएगा बताओ। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if its position does not change। वो रेस्ट का था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ इट्स पोजिशन चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू द
सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन में। अदरवाइज वो क्या होगा तुम्हारा, रेस्ट पे होगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका एग्जांपल क्या होगा, रेस्ट वाले में एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, या उसको छोड़ दो, मोशन में क्या होगा एग्जांपल्स। मतलब पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पढ़े थे हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में जब आकाश में थे तो वहाँ 2 ही महीना हम यूज किए थे बोर्ड को, है ना। उसके बाद वहाँ पे सेटअप किया हुआ था ना, तो डायरेक्ट आ जाता था। हाँ, आकाश में भी पढ़ा चुके हम 2 साल लखनऊ में, है ना। तो फिर पिछले साल यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा, किससे छोटा होगा, जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इफ द क्या हो गया पेन को, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। then the object is said to be point object। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसको हटा दे। इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, 1D मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, पहले इसको समझ लो क्या होता है ये। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना तुम्हारा, तो बताओ कितना कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज करते हैं, 3। ये हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये कौन सा हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, मतलब इसका पोजीशन बताना है तुमको। तो अभी ये कहाँ पे है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो 5 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा फिर, सिर्फ 5 बोल देंगे। along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। अगर ये यहाँ पे होता तो क्या बोल देते, तो वाई एक्सिस पे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जिग जैग पाथ पे फॉलो कर रहा है, ऐसे चल रहा है वहाँ पे, और वो अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे ये मान लो यहाँ से कितना है तुम्हारा 4 है। तो अब ये बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, अभी ये कहाँ पे कैसे बताएंगे हम लोग, चूँकि y को भी लेना होगा ना, चूँकि x ये भी 0.4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स है वो सब क्या है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो और हमको सिर्फ ये वाले पॉइंट का बताना है, तो यहाँ पे y भी साथ में क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। ठीक है, मतलब x से बताया, साथ में y से भी बताना होगा। तो 4 कॉमा क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से जैसे मान लो ये 6 है, तो 4 कॉमा 6 हो जाएगा।
ठीक है, यानी इसका जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा और वाई से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो मोशन है ये कैसा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। जब 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगा तो 2 डायमेंशनल मोशन, और जब तीनों कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल 1D मोशन भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, बताओ। इफ एनी वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब 3 में से क्या होगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगा। तो इफ एनी वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स specifying the position of an object is required to describe the motion. Then the motion is said to be, तब इसका मोशन कैसा हो जाएगा बताओ, said to be 1 डायमेंशनल मोशन या 1D मोशन। इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ लिख, यहाँ पे लिख देंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये इसका हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा, जैसे ट्रेन का मोशन कुछ डिस्टेंस के लिए वो कैसा हो जाएगा, वो भी 1D मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, बुक कौन सा फॉलो कर रहा है तुम लोग, और प्रदीप उससे हाई लेवल पे जाए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो एडवांस भी पढ़ा चुके हैं ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, SC1 में बनाने का मन होगा तो उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे सिंगेज भी आता है एडवांस के लिए, है ना, तो सिंगेज हो गया। उसके बाद अगर एसएल अरोरा है वो भी हो जाता है ना, एसएल अरोरा हो गया। ठीक है, ऐसे तो 20 से ऊपर पब्लिकेशन, या फिर कोई मॉड्यूल उठा लो, एलियन का उठा लो, आकाश का उठा लो, सब में क्वेश्चन एक ही रहता है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन अलग होता है, आकाश का देख लो या फिर एलियन का देख लो। तो कोई एक बुक फॉलो करना अच्छे से, ठीक है, कोई भी एक बुक फॉलो करना है तुमको, है ना, उसी को 10 बार बनाओ, 10 अलग अलग बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर कोई मॉड्यूल उठा लो, एलियन का कर लो सबसे अच्छा, क्या उससे सारा कवर्ड हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो नीट का आइडिया है, मेंस का आइडिया था, एडवांस का भी आइडिया है ना, बाकी वो सब पता है क्या पूछता है। ठीक है, अच्छा, तब फिर उतना करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्या है तुम्हारा 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या हो जाएगा बताओ, जब 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगा किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2D मोशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन बोल दो इसी को। तो फिर एसएल अरोरा काफ़ी है तुम लोग के लिए,
इससे तो पूरा काफ़ी है, ठीक है। उसको अच्छे से बना लो, फिर उसका एक एक क्वेश्चन पूरा नहीं बनाना है, उसका जो एग्जाम्पल्स होगा और उसके बाद एग्जाम्पल के बाद जो उसका एक्सरसाइज होता है वो कर लो। क्योंकि इसमें फिर ना आगे जाओगे तो फिर अलग अलग सेक्शंस हैं, मेंस का क्वेश्चन आएगा, फिर एडवांस का आएगा, फिर नीट का आएगा, तो वो सब नहीं करना, उसके पहले वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है क्वेश्चन साथ में, वो अच्छे से कर लो, ठीक है। 2D मोशन में क्या हो जाएगा, इफ़ एनी टू ऑफ द 3 coordinates are required to describe the motion of an object, then its motion is said to be, तब इसका मोशन कैसा हो जाएगा, 2D मोशन। अच्छा, टॉपिक में बहुत सारा टॉपिक जैसे एनसीईआरटी बुक से हटा है, इस चैप्टर से भी हटाया है, ठीक है। तो जैसे नीट में तो वो टॉपिक नहीं हटाया, मेंस में भी नहीं हटाया है, ठीक है। तुम लोग का वो टॉपिक आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना तुम्हारा। जैसे ग्राफ हटा है, उसके बाद इसी में आता है ना तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, वो टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिया है उधर, ठीक है। बोर्ड से भी हटा दिया उसको, ऐसे समझो बोर्ड से हटा दिया है, तो तुम लोग को पढ़ना होगा वो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लो, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ जिगजैग पाथ, है ना, सिंपल सा एग्जाम्पल। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ जिगजैग पाथ। नोट्स को अच्छे से पढ़ना है ना, इसमें एक एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा, सिंपल से लेकर जितना भी रिक्वायर्ड है सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, 3D मोशन। जब तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3D मोशन बोलते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट सभी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। कलर बार बार चेंज क्यों हो जाता है, 3D मोशन। if all the three coordinates if all the three coordinates are required to describe the motion of an object, then its motion is said to be, तब इसका मोशन कैसा हो जाएगा बताओ, 3D मोशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, प्रोजेक्टाइल में जो भी होगा, है ना, ठीक है। तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स या मोशन ऑफ काइट या मोशन ऑफ एरोप्लेन, कुछ भी ले लो, है ना, मोशन ऑफ एरोप्लेन या मोशन ऑफ काइट, कुछ भी लिख लो यहाँ पे। ये सभी किसका एग्जाम्पल होगा, 3D मोशन का। तो ये 3 टाइप्स हो गया तुम्हारा, कोऑर्डिनेट्स के आधार पे हम लोग इसको, लेकिन अभी पढ़ना है तुमको 1D मोशन है,
इस चैप्टर में क्या पढ़ना है तुमको, 1D मोशन पढ़ना है। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट के लॉन्ग वो ट्रैवल करेगा, है ना, या तो एक्स के लॉन्ग होगा, या फिर वाई के लॉन्ग होगा, या फिर जेड के लॉन्ग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये आता है इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, और फिर आता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, तब उसका मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा दें, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा बताओ? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal intervals of time। इसका विड्थ और पतला नहीं होगा? तब इसका मोशन कैसा हो जाएगा बताओ? इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ये सब तो पढ़ा हुआ था ना तुम लोग का, इसके आगे पढ़ना चाहिए था, है ना, ये पढ़ा हुआ टॉपिक था तुम्हारा। क्या हुआ? हो ही गया इधर, है ना। इसके बाद आता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में? ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time। ठीक है, बस इतना लिख देते हैं, बाकी तो पता ही है क्या होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म भी हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में ना डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डिफाइन नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक साइड लिख देंगे हम लोग डिस्टेंस, और एक साइड लिख देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हो गया। ठीक है, जिस टॉपिक में ज़्यादा डाउट है ना वो ज़्यादा पढ़ो, है ना। तो ऐसे तो चैप्टर वाइज ही सही रहेगा, अब तो स्टार्ट हो गया तो। ठीक है, हाँ उसमें टोटल 35 ग्राफ्स के आसपास आता है हम लोग का। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 7 हो गया, उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर आएगा स्पीड टाइम ग्राफ, फिर आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और लास्ट में आएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हाइपरबोला कब बनता है, पैराबोलिक ग्राफ कब बनेगा, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है सभी को, और डिफ्रेंसिएशन का लॉग पता है अच्छे से। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो ज़रूरत है हम लोग को, है ना, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, फिर साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, या साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। एक साइड क्या लिखना है तुमको, डिस्टेंस, और एक साइड क्या लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ
actual length of the path covered by a body. और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. सेकेंड नंबर पे क्या होगा? सेकेंड नंबर पे पहले ये लिख देते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. और उस साइड में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ना. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन. डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमेशा क्या होगा? या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किससे? डिस्टेंस से. ठीक है. इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. और ये हो जाएगा इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक. नेक्स्ट में ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर. इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. और उसमें क्या हो जाएगा? इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. इसके बाद नेक्स्ट में चार काफ़ी है ना. इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एसआई यूनिट सबको पता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता ही है सबको. ठीक है. नेक्स्ट में आता है तुम्हारा स्पीड. ठीक है. वो क्वेश्चन लिख लिया था ना इसका वाला. वो क्वेश्चन पूछता है जो अभी करवाया था ना सर्कल वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है. ठीक है. हाँ, थीटा वाला भी बता देंगे कि क्या होगा. अगर 135 एंगल दे देता है वहाँ पे पूछता है क्या होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे. पहले इसको लिख लेते हैं, है ना. फिर नेक्स्ट में क्या आता है तुम्हारा? स्पीड. देखो इसको भी दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. सिंपल से कर लो. स्पीड में क्या हो जाएगा? चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, है ना. या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट per unit time is called speed. इसके बाद इसका यूनिट्स क्या होगा? तो पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लो. मैथमेटिकली स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड. डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों में क्या डिफरेंस है? डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है?
क्या होता है तीनों में डिफरेंस? 3 टर्म्स आता है ना तुम्हारा। एक होता है डायमेंशंस क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में बताया गया होगा। उसके बाद होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशंस क्या होता है, फिर उसके बाद आता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, और लास्ट में आता है तुम्हारा डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो एक एग्जांपल से बता दो इसको, है ना। जैसे हम लोग कोई एक डायमेंशन लिख लेते हैं, जैसे फोर्स का लिख ले, तो फोर्स का क्या होता है, देखो फोर्स का ये होता है mlt-2। तो जैसे क्वेश्चन आया ना कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो बोल देंगे हम लोग डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। मतलब जो पावर है उसके बारे में बताना है तुमको, कि मास में इसका डायमेंशन क्या है, 1 है, लेंथ में इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, और टाइम में इसका डायमेंशन -2 होता है। ये पहला टर्म हो गया। पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये पूरा बताना फिर तुमको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो जब ये पूरा कंबाइन हो जाएगा LHS RHS दोनों एक साथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे डायमेंशंस पूछेगा तो सिर्फ पावर के टर्म्स में बताना है कि डायमेंशन जो फोर्स का है वो 1 इन मास है, 1 इन लेंथ है, और -2 इन टाइम होगा। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट में तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा बताओ, इसका टाइप्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, डिवाइस का नाम। ऑडोमीटर क्या बताता है? अच्छा, मीटर और मीटर दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 मीटर होता है ना, METER, METRE, है ना। लेंथ के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? फर्स्ट वाला। जैसे मीटर का स्पेलिंग क्या होता है? लास्ट में कौन सा आता है? ये वाला ऊपर वाला आता है ना तुम्हारा, मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो जो भी डिवाइस है उसके नाम में ये आता है, ये वाला मीटर। और जब लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग, है ना, लेंथ वाला में वो नीचे वाला मीटर आता है। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, जो भी डिवाइसेस का नाम होगा उसमें ये वाला लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक ये तो हो गया। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी हम लोग साइंटिस्ट का नाम स्मॉल मतलब सिंगल में लिखते हैं, जैसे न्यूटन लिखे तो कैपिटल N हो जाएगा, लेकिन जब पूरा न्यूटन लिखते हैं ना हम लोग, जैसे 5 न्यूटन, तो N स्मॉल हो जाएगा फिर यहाँ पे। जैसे 5 न्यूटन लिखे तो ये न्यूटन N स्मॉल हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो ऑडोमीटर क्या बताएगा? सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे, मेजर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल, लिख सकते हैं, है ना, या कुछ भी हो सकता है वो, किसी का भी डिस्टेंस, तो कवर्ड बाय व्हीकल। और स्पीडोमीटर क्या बताएगा? ठीक है, तो स्पीडोमीटर जो है वो मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड। यहाँ तक हो गया सभी का? ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। और स्पीड में करें क्या कि ठीक है? ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड।
देखो कंसेप्ट के साथ पढ़ना ना, याद नहीं करना कोई भी टॉपिक, जहाँ पे डाउट होगा उसको वापस से पूछ लेना। अभी तो सिंपल चल रहा है ना तुम्हारा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहले कौन सा आएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म में क्या आता है बताओ? शॉर्ट में लिख दे, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तुम लोग का ट्वेल्थ कब हुआ था कंप्लीट? ट्वेल्थ कब कंप्लीट हुआ था? इसी साल हुआ है। सीबीएसई बोर्ड था कि? अच्छा, कंबाइंड है ना। तो सीबीएसई वाले का पेपर कैसा गया था? दो नहीं था, 3 क्वेश्चन तो था उसमें, 3 बन जाता आराम से, ठीक है। हम्म? नहीं तो हमेशा उसको पहले ही पता था कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, ठीक है। सबसे अच्छा जैक वाले का है क्या? सीधा सीधी क्वेश्चन पता चल जाता है क्या क्वेश्चन आने वाला है जैक में, मतलब 30 में से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ जाता है गेस किया हुआ, ठीक है। और इसमें कंसेप्ट के साथ। चलो देखो, एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, total distance traveled to the total time taken। तो बहुत लेट से शुरू किया है, क्यों तुम लोग इतना लेट से? बाद में डिसाइड किया होगा ना। और लास्ट में क्या आता है तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? ठीक है, स्पीड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पार्टिकुलर, क्या होगा बताओ? प्लेस ऑन इट्स पाथ, पार्टिकुलर प्लेस ऑन इट्स पाथ। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो v इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। हम्म? अब आता है तुम्हारा वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन ये हो गया सभी का, ठीक है। अभी लिख रहे हैं उन लोग पीछे।
थ्योरी इसके बाद में नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही एक्सेलरेशन ख़त्म होगा ना, फिर थ्योरी नहीं है, फिर आएगा सेकेंड बुक में, थर्मोडायनेमिक्स में इसमें, या फिर फ्लूइड्स का जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो उस पे आता है थोड़ा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स ही सब भी है क्या तुम्हारा? एरर आ रहा है कि नहीं? एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो फर्स्ट ही चैप्टर में था ना, फर्स्ट में वो, तो वो केमिस्ट्री में भी तो पढ़ाया गया होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6-7 रूल है, वो ध्यान रखना उसका, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा? टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही आएगा इसका, ये साथ में बताते हुए चल रहे हैं ना, कि वो याद रहेगा तुमको फिर हमेशा, जो भी आएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा साथ में। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1। इसके बाद कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर होगा या वेक्टर? तो इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आगे जब फोर्स आएगा तो वहाँ भी बताएंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद इसका टाइप्स 4 होगा, है ना? कौन कौन सा? जो स्पीड का पढ़े थे हम लोग, सेम वहाँ भी होगा, ठीक है। बट नॉन यूनिफॉर्म का सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा यहाँ पे, कि 3 कंडीशंस हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, या तो स्पीड चेंज कर दो, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर दोनों को चेंज कर दो, ठीक है। हो गया। लिखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहला में क्या आता है तुम्हारा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होगा तुम्हारा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? An object is said to be moving with non-uniform velocity if, क्या होगा बताओ?
आइदर इट्स स्पीड चेंजेज और डायरेक्शन चेंजेज या तो फिर क्या होगा, दोनों ही चेंज कर जाएगा, और बोथ चेंजेज, बोथ चेंजेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है तुम्हारा, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज में क्या होगा जल्दी बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सेम ही होगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लो। यानी v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल टी, और इसको लिखते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं किससे बन पाता है वो, स्पीड से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल दे या टफ दे, चलो जिस टाइप का आ सकता है वो देते हैं क्या। ठीक है, जरूरत नहीं है, बुक का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी सब याद रहता है ना हम लोग को। चलो देखो यहाँ पे, moves from चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। नहीं, गलत होगा, 50 नहीं आएगा आंसर इसका। इसका आंसर किसी को पता है कैसे सॉल्व करना है इसको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो एवरेज स्पीड भी निकालना, साथ में एवरेज वेलोसिटी भी पूछा गया है, और सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए से बी जाने का स्पीड दिया हुआ है और बी से ए आने का स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा या फिर बता दे।
देखो इसको एक शॉर्टकट वे में भी कर सकते हो, वो भी बता देंगे। पहले लॉन्ग तरीके से सीख लो कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे दो पॉइंट्स ले लिए हम लोग, यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो गया ए, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो गया बी। नहीं, गलत हो गया। तो ए से बी जाने में या बी से ए आने में एक चीज़ कॉमन है दोनों के लिए, वो कौन सा है? डिस्टेंस। तो इसको x मान लेते हैं हम लोग, है ना। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए, ठीक है। तो पहले बताओ फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना मान लिए हम लोग? फ्रॉम ए टू बी जो है वो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा x किलोमीटर। स्पीड कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा इसको ए से बी जाने में? डिस्टेंस x है और स्पीड 40 है, टाइम कितना लगेगा? ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी x बाई 40, ठीक है। तो टाइम इसको लगा t1 मान लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x बाई 40 आवर्स। तो ए से बी जाने का टाइम पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी से ए में। तो फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, अब इस केस में क्या होगा? जब भी ये बी से ए आएगा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? x किलोमीटर। और स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा इसको? x बाई 60 आवर्स, ठीक है। जो किलोमीटर पर आवर में है तो इसलिए उसी फॉर्म में छोड़ दिए हम लोग, ठीक है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया? तो x जाने का और x वापस आने का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? x प्लस एक्स यानी कितना हो जाएगा? 2x किलोमीटर। और टोटल टाइम इसको कितना लगा? तो t1 प्लस t2 हो जाएगा, है ना। तो टोटल टाइम टेकन हो गया तुम्हारा x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x डिवाइडेड बाई 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? नहीं, 240 होगा ना, 240। 420 कैसे आ जाएगा? 120, हाँ 120, 120 आएगा। चलो अब सॉल्व करके बताओ तो कितना आ जाएगा इसको? 3x प्लस 2x, तो 5x हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो 5x बाई 120 सही है। और इसके बाद फॉर्मूला लगा दो एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है तुम्हारा? 2x। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 2x बाई टोटल टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा 5x। 120 तो ऊपर चला जाएगा ना तुम्हारा, तो 120 ऊपर आ गया। तो x से x कट गया, तो 5 से 120 कितने बार में कटा? 24 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या मीटर पर सेकंड में आंसर आया था? तो 18/5 से कर लो मल्टीप्लाई, आ जाएगा, ठीक है। हुँ? ये आ गया एवरेज वैल्यू, मतलब एवरेज स्पीड हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो गया था वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0। अच्छा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5/18 से मल्टीप्लाई, और उल्टा करने के लिए 18/5 से कर लो, हो जाएगा, ठीक है।
तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0 बाई टोटल टाइम जो था t1 प्लस t2, तो वैसे भी 0 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 0 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट का आंसर। 5/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, है ना, वही सेम ही होता है। नॉट डिफाइंड बोल दो या इन्फिनिटी बोल दो। नॉट डिफाइंड मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी हुआ, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है ना, वैल्यू में वहाँ पे, ठीक है। सभी का वैल्यू याद रहता है, जैसे साइन 90 कितना होता है? साइन 180, साइन 270, ग्राफ से याद रख सकते हैं ना उसको हम लोग, ठीक है। SHM वहाँ पे अप्लाई करते हैं ना हम लोग फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया ना इसको सॉल्व करने का। इसको हम लोग शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। कैसे? जब भी ये कंडीशन आएगा ना कि जैसे हम देखो, जितना x जाने का है तुम्हारा और x वापस आने का भी है, साथ में ये भी आ सकता है ना, जैसे यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो मान लो गया 40 किलोमीटर से, नेक्स्ट हाफ जो बच गया वो कितना से गया? 60 से बचा। तो ये x हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट हाफ का मतलब x हो गया, और सेकेंड हाफ का मतलब क्या हुआ? ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन कहीं भी दिखे, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा दो? ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करके देखो, आंसर बताओ कितना आएगा इसका। डायरेक्ट v1 का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है? 40 है। v2 कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 60 दिया हुआ है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा कितना? हाँ, कंडीशन यहाँ पहले ही बता दी है ना, ठीक है। इसलिए कंडीशन पहले ही बता दी है कि x जाने का x आने का, या तो फिर x गया फिर उसके आगे भी x गया, तब भी ये अप्लाई होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में दे रहे हैं वो, ठीक है। आ गया ना तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको तो यही मेथड अप्लाई करना चाहिए एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी बताना है या फिर हो जाएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ, है ना। अभी टाइम है ना, ठीक है। हम बताएंगे उसका भी अलग अलग कंडीशन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे तो बताते चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे टोटल लेंथ पाथ का कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 60 किलोमीटर, उसका हाफ डिस्टेंस यानी कितना हो गया? 30 किलोमीटर। कितने स्पीड से वो ट्रैवल किया है तुम्हारा? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब कितना डिस्टेंस बच गया है उसको जाने के लिए? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हाउ फास्ट must the train travel the next 30 kilometer so as to average 90 km/h for the entire journey।
मतलब बाकी का 30 किलोमीटर जो बच गया वो कितने डिस्टेंस से कवर करेगा ताकि जो उसका एवरेज स्पीड आ जाए वो कितना आ जाए, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाए। हुँ? ठीक है, पहले बना के दिखाओ, ट्राई करो, आंसर बता दो कितना आया तुम्हारा, है ना। दोनों तरीके से बताएंगे, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। मतलब पहला जो 30 किलोमीटर है वो कितना स्पीड से गया था, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी का जो 30 किलोमीटर बच गया वो कितना स्पीड से जाएगा ताकि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाए, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाए। क्यों? अच्छा, ऑनलाइन वाले का। ठीक 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 ठीक। किसी का आंसर आया? 90 आएगा तो 90 एवरेज कैसे हो जाएगा फिर, है ना। उससे ज़्यादा होगा ना फिर। 90 से ज़्यादा आएगा तभी तो एवरेज 90 होगा ना, क्योंकि आधा वो 30 से चला था। चलो, कौन से मेथड से बताए इस क्वेश्चन को, लॉन्ग वाले से या शॉर्ट वाले से? दोनों से। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ना, जब भी समझ में नहीं आए इसका सिंपल सा डायग्राम बना लो। ये पॉइंट ए हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितना है तुम्हारा, 30 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड तुमको निकालना है, इसको कितना मान लें हम लोग, v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है तुम्हारा, 30 किलोमीटर है। तो बाकी का जो हाफ बच गया वो भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो अब ये बताओ कि पहले एवरेज स्पीड दिया हुआ है तुम्हारे पास, एवरेज कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 90। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 60 बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम को कितना मान लिए, टी मान लिए हम लोग। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना है तुम्हारा 90। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 आवर्स। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होगा, 2/3 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 40 मिनट्स। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना होगा, डाटा में 90 की जगह पे 60 करना होगा तब आएगा। क्योंकि तुम खुद देखो ना यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में गया है, और टोटल टाइम कितना आ रहा है तुम्हारा, 2/3 आ रहा है, यानी 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये 1 से छोटा आ रहा है ना। तो हाँ, अब यहाँ पे 60 कर, 90 की जगह पे 60 करो, अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 60 कर लो। तो अब ये बताओ कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, अभी भी आएगा कि नहीं, और छोटा कर दे, चलो ठीक है। तो इसको 48 कर लो, अब बताओ आंसर क्या आएगा। तो इसको वापस से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, 48 एवरेज ले आओ।
तो एवरेज स्पीड 48 हो गया अब। तो 48 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 60 है, टाइम टी मान लिए हम लोग, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 48। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 5/4, यही आ रहा है ना तुम्हारा, यानी 1 पॉइंट कितना आएगा 1.25, यही आ रहा है ना तुम्हारा। तो ये आवर्स में आ गया ना तुम्हारा। अब ध्यान दो, तो ये पूरा इसको इस तक जाने में कितना टाइम लगा 1.25 आवर्स। अब पहले ये बताओ कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि स्पीड कितना है इसका 30 है, जाना है इसको 30 किलोमीटर, यानी 1 घंटा लगा। तो बाकी इसके पास कितना टाइम बचा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम है इसके पास, तो 1.25 में से 1 आवर्स माइनस हो गया, तो कितना बचा 0.25 आवर्स बचा, यानी 25 मिनट का टाइम, 25 मिनट नहीं होगा ना, तो वो 15 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25 आवर्स, तुम निकाल लेना यहाँ पे। तो ये अब बताओ डिस्टेंस कितना है 30 है, और टाइम कितना है तुम्हारे पास 0.25 है, तो स्पीड कितना होना चाहिए वहाँ पे। तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 30 डिवाइडेड बाई 0.25। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ऐसे भी देख लो यहाँ पे, ठीक, डबल जीरो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो 120 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गया। मतलब बाकी जो 30 किलोमीटर है उसको कितना स्पीड से जाना होगा, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। ठीक है, इसीलिए वो वैल्यू से नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, मतलब टाइम बहुत कम और स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता फिर वहाँ पे समझ में आया। तो अभी इसलिए ये वैल्यू को चेंज करना होगा। अब शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं इसको हम लोग, देखो कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर इस तरीके से बताना होगा, तो चूंकि तुम्हारे पास एवरेज स्पीड पता होगा और डिस्टेंस भी पता होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेना। तो टोटल टाइम पता चल जाएगा कि ए से सी जाने में इसको कितना टाइम लगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने का भी टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, स्पीड भी दिया हुआ रहेगा। तो बाकी कितना टाइम उसके पास बच गया यहाँ से यहाँ जाने का, वो निकाल लेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पता चल गया और डिस्टेंस तो पहले से पता था, तो फिर स्पीड निकल जाएगा ना उस। ठीक है, तो पहला तो ये वाला मेथड हो गया। अब यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था हम लोग के पास, ये डिस्टेंस भी x हो गया और ये डिस्टेंस भी x हो गया, यानी इसके पहले जो फॉर्मूला शॉर्टकट में अप्लाई किए थे हम लोग, वो फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस क्या हो जाएगा v2। अब ना इस फॉर्मूले पे सॉल्व करके बताओ, तुमको v2 निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तुमको। तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है तुम्हारा एवरेज कितना है 48 है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, उसके बाद v2 के जगह पे v2 ही रहने दो, बाई 30 प्लस क्या हो जाएगा v2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ऐसे कट भी कर सकते हो सामने सामने यहाँ पे, तो और इजी हो जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा 2 से 24 टाइम्स में, और 6 से 4 टाइम्स में, 6 से 5 टाइम्स में, तो और इजी हो गया फिर अब। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना आ रहा है 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यानी आ जाएगा 120। उसके बाद प्लस 4v2, तो हाँ वही तो लिखे है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5v2। देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120। समझ में आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा इस कंडीशन में।
ठीक है, और ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है ना, टाइम बहुत बचता है इसमें। ठीक है, हाँ उसका अलग केस हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम भी तो इक्वल दे सकते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होता है। जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब क्या होगा, जब टाइम इक्वल होगा तब क्या होगा, जब दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस दे दे तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, शॉर्टकट में बता दो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस ले लो, ये पॉइंट कौन सा हो गया तुम्हारा, ए हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, डी हो गया। टाइम कितना हो गया है, ज़्यादा हो गया, अच्छा लास्ट बता के छोड़ देना। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, एक्स है, ये डिस्टेंस भी कितना है तुम्हारा, एक्स है, और ये डिस्टेंस भी कितना है तुम्हारा, एक्स है। ठीक है, और ए से बी जाने का स्पीड कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, u, फिर बी से सी जाने का स्पीड कितना दिया हुआ है, v, सी से डी जाने का स्पीड कितना दिया हुआ है, w। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया कि एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है तुमको। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो लिख लेना। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 3 UVW डिवाइडेड बाय, पहले U इंटू वी प्लस फिर V इंटू डब्लू प्लस उसके बाद क्या होगा, U इंटू डब्लू, मतलब तीनों का एक दूसरे के साथ कर लो, है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फिर शॉर्टकट का डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन बनता है ना, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो साथ में कर लिया करो उसका। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो फिर बन जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी को डाउट है आज जो टॉपिक पढ़े हैं इसमें से, और दोनों फॉर्मूला लिख लेना, इसके पहले वाला भी कैसे यूज करना है तुमको, साथ में ये इस पर भी क्वेश्चन देंगे अगले क्लास में, इसको कैसे सॉल्व करना है तुमको। हाँ 4 हो जाता फिर। ठीक है, लेकिन 4 का क्वेश्चन ही नहीं देगा तुमसे, मैक्सिमम 3 का देगा, है ना। जैसे मान लो 40 किलोमीटर गया यू स्पीड से, 40 किलोमीटर गया वी स्पीड से, फिर 40 किलोमीटर गया डब्ल्यू स्पीड से, तब ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया।